नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने फर्स्ट ग्रेड से संबंधित जो फर्स्ट पेपर है जनरल अवेयरनेस एंड सोशल स्टडी, उससे संबंधित आज लास्ट मॉडल पेपर आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये मॉडल पेपर हूबहू वैसा ही होगा जैसा एग्जाम में आता है। इसमें आपके समक्ष 75 क्वेश्चन प्रस्तुत किए जाएंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, 2 अंक का हर क्वेश्चन होगा। तो शुरू करते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि कि उपसर्ग भी होना चाहिए, उसमें प्रत्यय भी होना चाहिए और संधि भी होनी चाहिए, इन सभी का एक साथ प्रयोग किस शब्द में हुआ है? प्रागैतिहासिक, सूक्ति, प्रज्वलित या फिर अंत्याक्षरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सूक्ति जो है इसमें सु तो उपसर्ग है, धन उक्त जो है ये मूल शब्द है, धन ई जो है ये प्रत्यय है। तो इसमें उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया और ये इन दोनों की सुधन उक्ति की यहाँ संधि हो गई। तो इन तीनों का प्रयोग ऑप्शन बी में देखने को मिलता है। इसमें सुधन उक्त धन ई से ये मिलके बना है। प्रागैतिहासिक जो है इसमें प्राक धन इतिहास धन इक, इससे मिलके बना है इसमें प्रागैतिहासिक। और जो प्रज्वलित है ये प्र धन ज्वल धन इत से, इसमें इत प्रत्यय है प्रज्वलित में और प्रागैतिहासिक में इक प्रत्यय था, तो ये भी इनसे मिलकर बना है। अंत्याक्षरी जो है ये अंति धन अक्षर धन ई से मिलके बना है, तो ये अंताक्षरी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से किसके अर्थ क्रमशः जरूरत व अवहेलना है? तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन से 2 ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ क्रमशः पहले का होना चाहिए जरूरत, दूसरे का होना चाहिए अवहेलना? तो इसमें कौन से के हैं? ऑप्शन ए में दे रखे हैं अवलंब अविलंब, दूसरे में अचिर अजीर, तीसरे में कंत कांतार, चौथे में अपेक्षा उपेक्षा। तो यहाँ ऑप्शन चौथा जो डी है वो राइट हो जाएगा। अपेक्षा का अर्थ होता है जरूरत और उपेक्षा का अर्थ होता है अवहेलना। अवलंब का अर्थ होता है सहारा और अवलंब का अर्थ होता है सहारा और अविलंब का अर्थ होता है तुरंत। अचिर का अर्थ होता है नया और अजीर का अर्थ होता है आंगन। कंत का अर्थ होता है पति और कांतार का अर्थ होता है जंगल। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों में से अयादि स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो यहाँ आपको अयादि स्वर संधि बतानी है। ऑप्शन ए है भावुक, ऑप्शन बी है मतक्य, ऑप्शन सी है देवर्षि, ऑप्शन डी है त्रिअक्षर। तो इसमें अयादि स्वर संधि जो है इसमें क्या होता है? इसमें ऐ, आय, अव और आव शब्द तोड़ने पर यह ध्वनि हमें बीच में सुनाई पड़ती है, दिखाई पड़ती है। तो इसमें अव, आव, ऐ, आय, इनमें से किस में ये ध्वनि आ रही है? तो ये आ रही है भावुक में। भावुक में भव धन उक, तो अव में आ और उ की ध्वनि आ रही है। तो यहाँ भावुक जो है ये अयादि स्वर संधि का यहाँ उदाहरण दिया गया है। इसका जो टुकड़े हैं, इसका जो विच्छेद है वो हो जाएगा भव धन उक। तो भव धन उक, भव बना है भय और अव, अव में किसकी ध्वनि आ रही है? अव की, और आगे धन ऊ है और अव के सामने अगर ऊ आ जाए तो अव का यहाँ आव
बन गया है। और अगर ओ होता तो यहाँ औ बन जाता, ऐ होता तो यहाँ आय बन जाता, और ए होता तो यहाँ ऐ बन जाता। मतलब कि ये जो है ये वर्धी स्वर संधि है, क्योंकि इसके ऊपर डबल मात्राएं हैं। इसका विग्रह हो जाएगा मत धन एक के। इसमें ए आ का मेल ए ऐ से होता है तो ऐ रूप बन जाता है, तो ये वर्धी स्वर संधि है। देवर्षि में अर का उच्चारण हो रहा है, देव धन ऋषि, तो इसमें देव धन ऋषि है, तो ये गुण संधि है। इसमें व में लास्ट में ए मिला है और आगे रे मिला है, तो इसमें रे जो है वो अर में बदल जाता है, देवर्षि ये बन गया। त्रिअक्षर जो है इसमें त्रिधन अक्षर, तो ये और वह से पहले अगर अर्धवर्ण आ जाए तो वो संधि हो जाती है यण स्वर संधि। तो इसका ई का ये बना है, इसमें ई का तो यण स्वर संधि में ये बनता है, ऊ का वह बनता है और रे का रे बन जाता है। तो यहाँ ये जो है ये किससे बना है, ई से, तो त्रय में ई मिल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, त्रि बन जाएगा। धन आगे क्या है, ये बना है ये और ऐसे, तो ये तो इसमें हमने कर ही दिया, ये आगे ए बचा है, अक्षर आगे आ गया, त्रिधन अक्षर, ये त्रिअक्षर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस विलोम युग में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ 4 विलोम युग्म दिए गए हैं, तो किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अंतरंग, बहिरंग, भय, निर्भय, यश, अपयश, क्षणिक, शाश्वत। तो यहाँ क्षणिक शाश्वत जो है, इसमें क्षणिक जो है इसमें एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अंतरंग में और बहिरंग में अंत और बहि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निर्भय में निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अपयश में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इन तीनों में उपसर्गों का प्रयोग है, और चौथे जो डी ऑप्शन है इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्क शब्द के अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन से हैं। आँख, पहिया, आत्मा, सूर्य। उत्तर पूर्व के बीच का कोण, कोणा, दीप्ति, विष्णु। वायु, पक्षी, बादल, देवता, सूर्य, या फिर इंद्र, सूर्य, आँख का पेड़, या फिर रस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये अर्क के अनेकार्थी शब्द यहाँ दिए गए हैं। आँख, पहिया, आत्मा, सूर्य जो है ये अक्ष के अनेकार्थी शब्द हैं। उत्तर पूर्व के बीच का कोना, दीप्ति, विष्णु, ये ईशान के अनेकार्थी शब्द हैं। वायु, पक्षी, बादल, देवता, सूर्य खग के अनेकार्थी शब्द हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, समस्थानिक तत्व समस्थानिक तत्व कहलाते हैं। तो इनमें समस्थानिक तत्व कौन से कहलाते हैं। ऑप्शन ए है परमाणु क्रमांक या परमाणु प्रोटॉन, जिनकी संख्या समान होती है परंतु इनकी द्रव्यमान संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है। परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान दोनों ही संख्याएं अलग अलग होती हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग ये होता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है और जो द्रव्यमान संख्या है वो दोनों की अलग अलग होती है। समस्थानिक मतलब समान, तो प्रोटॉनों की संख्या यहाँ समान हो जाएगी। ऑप्शन बी में क्या है, पहले इसका हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए का परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या समान, तो यहाँ 1H1 प्रोटियम, फिर 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्राइटियम। तो यहाँ क्या है, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या समान है, तो सभी में नीचे जो 1 1 दे रखा है
तो ये क्या है, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन है। ये तो तीनों में इनकी संख्या समान है। और द्रव्यमान संख्या कौन सी होती है, जो एच के ऊपर दे रखी है, पहले में 1 दे रखी है, प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में 2 दे रखी है और ट्राइटियम में 3 दे रखी है। तो ये इनकी द्रव्यमान संख्या है। बी है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है। इसका उल्टा हो जाता है, वो होता है समभारिक। समस्थानिक का उल्टा क्या होता है, समभारिक। इसमें इसका 6C14 7N14। तो यहाँ ऊपर जो भार है, मतलब जो द्रव्यमान संख्या वो तो समान है, और नीचे 6 और 7 जो है वो क्या है, परमाणु क्रमांक है, वो अलग अलग हैं। फिर सी ऑप्शन वाला, परमाणु क्रमांक या फिर प्रोटॉन और द्रव्यमान दोनों ही संख्याएं अलग अलग होती हैं, वो कहलाते हैं सम न्यूट्रॉनिक। जैसे 6C14 8O16। तो इसमें क्या होते हैं, नीचे वाले जो परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन है वो 6 और 8 हैं, दोनों में अलग अलग हैं। और ऊपर वाले 14 और 16 जो द्रव्यमान संख्या है वो भी अलग अलग है। पर इसमें क्या होना चाहिए, सम न्यूट्रॉनिक में दोनों का अंतर समान होना चाहिए। 6 और 14 का अंतर कितना है, 8 है। तो 16 और 8 का अंतर भी क्या है, 8 है। तो इन दोनों के जो बीच का अंतर है वो बराबर है, तो ये सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग Z+N = A। तो ये परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन का ये सूत्र है। इसे एटॉमिक नंबर और द्रव्यमान संख्या को मास नंबर कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्लेषण या वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है। एक तत्व का दूसरे तत्व को विलयन से विस्थापित करना, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होना, अभिक्रिया के दौरान एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाना, अभिक्रिया अग्र व पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न होना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अभिक्रिया के दौरान एकल अभिकर्मक जो है वो टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, वही विश्लेषण, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होती है। तो इसमें हम देखते हैं CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट, इससे CaO मतलब बिना बुझा हुआ चूना प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इनके मिलने से ये बना है। तो ये ऑप्शन सी वाले जो राइट ऑप्शन था उसके बारे में हमें यहाँ दिया गया। अब ऑप्शन ए वाले में देखते हैं, एक तत्व का दूसरे तत्व को विलयन से विस्थापित करना। तो इसमें क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, Fe+CuSO4, ये बदल जाएगा FeSO4+Cu में। तो ये ऑप्शन ए के बारे में है। ऑप्शन बी में है, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होना, इसे ऊष्मा शोषी कहा जाता है। इसमें N2+O2 ये दोनों मिलकर 2NO बनते हैं, जिसका भार होता है 43.2 किलोग्राम, किलोग्राम नहीं, किलो कैलोरी। फिर जो ऑप्शन डी है, अभिक्रिया अग्र व पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न होना, इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे 3Fe+4H2O, ये Fe3O4+4H2। तो ये दोनों अभिक्रियाएं जो हैं वो समान दिशाओं में, चाहे आगे इधर से इधर कर लो इनको, चाहे इधर से इधर कर लो, ये दोनों दिशाओं में क्या है, समान है। फिर नीचे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, Na2SO4 जो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला है प्लस BaCl2। तो ये BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl का निर्माण करते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, अम्ल व क्षार जो है वो अपने अपने समूह की अदला बदली करके लवण व जल वो बना देते हैं। HCl हाइड्रोक्लोराइड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनसे मिलकर जो बना है वो है NaCl+H2O। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भोपाल गैस त्रासदी
जो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, या फिर मिथाइल आइसोसाइनाइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है ये ओजोन परत को क्षति नुकसान पहुंचाती है, और सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो हैं ये जलवाष्प से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 का निर्माण और साइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण ये करती हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। और ऑप्शन डी वाला जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये धुएं से निकलने वाली गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में जैव विविधता के ह्रास का कौन सा कारण नहीं है? पहला है पर्यावरण परिवर्तन एवं प्रदूषण, दूसरा वनों का विनाश एवं सह विलुप्तता, और तीसरा है विदेशी जाति का आक्रमण, और चौथा है नियंत्रित पशुचारण। तो इसमें जो नहीं है वो है नियंत्रित पशुचारण। अगर ये होता अनियंत्रित पशुचारण तब ये जैव विविधता के ह्रास का कारण बन जाता। आवास की सत्य विकास भी इनका प्रमुख कारण है। अत्यधिक वनों का अत्यधिक दोहन भी जैव विविधता की ह्रास का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मस्तिष्क का वह भाग जो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित मतलब कंट्रोल करता है वो कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यही क्या करता है, मस्तिष्क की जो अनिच्छिक क्रियाएं हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे श्वसन, उल्टी, खांसी, छींक, ये क्रियाएं इसके अंतर्गत होती हैं। प्रमस्तिष्क क्या करता है, ये याददाश्त से संबंधित है। इच्छा शक्ति, बोलना, स्वाद आदि क्रियाएं प्रमस्तिष्क के द्वारा की जाती हैं। हाइपोथैलेमस में क्या होता है, खुशी, भूख, क्रोध, संभोग, चिंता को ये नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क क्या होता है, ये पेशियों की गति में समन्वय व शरीर पर नियंत्रण रखता है। मेरुरज्जु जो होता है ये प्रतिवर्ती मतलब सामने वाले की जैसी क्रियाएं जो होती हैं उनको ये नियंत्रित करने का काम करता है। अब हम करंट जीके से संबंधित 10 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख, मुंबई, गुजरात, राजस्थान। तो रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य है ये राजस्थान से संबंधित है। ये राजस्थान का 52वां अभ्यारण्य, ये भारत का कुल 52वां अभ्यारण्य है, और इससे पहले रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा जो राजस्थान के अभ्यारण्य उसको राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया जा चुका है। लद्दाख जो है ये यहाँ क्या देखा गया है, मेडसोइडे सांप के जीवाश्म की खोज हाल ही में यहाँ हुई है। गुजरात जो मुंबई है वहाँ क्या हुआ है, इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूइज कॉन्फ्रेंस का आयोजन यहाँ किया गया है। गुजरात में विश्व बैंक द्वारा श्रेष्ठ मतलब सिस्टम रिफॉर्म इंडिविजुअल्स फॉर ट्रांसफॉर्मेड हेल्थ अचीवमेंट का आयोजन गुजरात में किया गया है। फिर एक्स्ट्रा फैक्ट है, युद्धपोत जो सूरत में हुआ है P15B व उदयगिरी में P17A जो युद्धपोत हैं उनका आयोजन किया गया है। इनका आयोजन रक्षा मंत्री द्वारा किया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2022 से 2024 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशिया इलेक्शन अथॉरिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? हंगरी, भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका। तो इसे भारत को इसमें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हंगरी जो है इसमें हाल ही में क्या हुआ है, केटविन नोवाक जो है वो कम उम्र की प्रथम महिला राष्ट्रपति यहाँ
बनी है। दक्षिणी कोरिया जो है इसमें नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल प्रथम एशियाई देश ये बन चुका है। अमेरिका क्या है, निम्न आय वाले परिवारों को इंटरनेट सब्सिडी अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम अमेरिका द्वारा शुरू किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 कमीशन कहाँ पर स्थापित किया है? कोच्चि, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हैदराबाद। तो ये किया गया है कोच्चि में स्थापित। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो उड़ीसा है यहाँ क्या हुआ, प्रथम आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्री होप जो है वो यहाँ निर्मित हुई है। महाराष्ट्र में क्या हुआ है, जीवला ऋण योजना, मतलब जो कैदी हैं जेल में उनके लिए एक ऋण योजना हाल ही में यहाँ शुरू की गई है। हैदराबाद में क्या हुआ है, यहाँ भारत का प्रथम फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हाल ही में शुरू किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का 39वां सम्मेलन 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, नई दिल्ली। तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता एन.वी. रमणा के द्वारा की गई थी। महाराष्ट्र में 540 मेगावाट की क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट की मंजूरी हाल ही में दी गई है। और जो बेंगलुरु ये जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जहां 540 मेगावाट की क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट की मंजूरी यहां दी गई है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, प्रथम जीन बैंक परियोजना यहां स्थापित की गई है हाल ही में। और बेंगलुरु में हाल ही में सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राज्य जिसने हाल ही में कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है, तो कौन से राज्य में ये योजना शुरू की गई है? छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर और बेंगलुरु। तो ये जो कौशल्या मातृत्व योजना है ये छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है। गुजरात जो है यहाँ पाल ददवाव नरसंहार की बरसी हाल ही में यहाँ मनाई गई है। और जम्मू कश्मीर ये 7 मार्च 2022 को ये बरसी मनाई गई है। और फिर जम्मू कश्मीर जो है यहाँ करेवा जलोढ़ मृदा निक्षेप का आयोजन किया गया है। बेंगलुरु में इंडिया ग्लोबल फोरम का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम में स्वर्ण पदक जो साइकिलिंग में जीता है वो किसने जीता है? किसको ये स्वर्ण पदक मिला है? प्रेम चोपड़ा, मुकेश कसबा, कैलाश बिश्नोई, अनुपमा सोनी। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम में साइकिल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले हैं वो है मुकेश कसबा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो प्रेम चोपड़ा हैं ये जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एवरग्रीन स्टार अचीवमेंट अवार्ड इन्होंने प्राप्त किया था। कैलाश बिश्नोई जो हैं इनको हमिंग बर्ड अवार्ड प्राप्त हो चुका है। अनुपमा सोनी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दीपक चाहर को जो क्रिकेट से संबंधित हैं T20 ऑफ द ईयर चुना गया है। महाराष्ट्र माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में 28वें बिहारी पुरस्कार के रूप में किसे चुना गया है? राजेंद्र सिंह, क्रिक जॉन, मनीषा कुलश्रेष्ठ, प्रिया शर्मा। जो अभी हाल ही में 28वां बिहारी पुरस्कार जो दिया गया है वो मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया है। इनके उपन्यास का नाम है सौपन पास। जो राजेंद्र सिंह है इनको वाटरमैन कहा जाता है और इनको डॉक्टर थॉमस कंगन लीडरशिप अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है। क्रिक जॉन जो है ये विश्व की पहली महिला क्रिकेट पत्रिका की शुरुआत करने वाली पत्रिका है ये, जो उदयपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये क्रिक जॉन एक
पत्रिका है क्रिकेट से संबंधित। प्रिया शर्मा जो हैं ये भारतीय वायुसेना की 7वीं महिला फाइटर पायलट बनी हैं, जिनका संबंध झुंझुनू जिले से है। एक्स्ट्रा फैक्ट है, सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जो है यह जल सम्मेलन 2022 का मेजबान देश बना है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हाल ही में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो चेंज हुए हैं। तो इन कौन बने हैं? डॉक्टर सुमन के बेरी, रक्षा सचिव अजय कुमार, LG मनोज पांडे, रामचंद्र प्रसाद सिंह। तो ये नए उपाध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं डॉक्टर सुमन के बेरी को हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है और इन्होंने राजीव कुमार की जगह ली है। रक्षा सचिव अजय कुमार जो हैं ये मझगांव डॉक से नौसेना को स्कॉर्पियन श्रेणी की 6ठी पनडुब्बी INS वागसीर की आपूर्ति इनके द्वारा की गई है। LG मनोज पांडे जो हैं ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स के प्रथम अधिकारी माने जाते हैं। रामचंद्र प्रसाद सिंह ये केंद्रीय इस्पात मंत्री हैं, जिनके द्वारा नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2021 के कार्यक्रम की मेजबानी की गई है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पर स्थापित किया गया है? जेरूसलम, जामनगर, असम, गांधीनगर। तो ये गुजरात के जामनगर में ये स्थापित किया गया है। गुजरात में ये स्थापित हुआ है और जो मॉरिशस के PM हैं प्रविंद जगन्नाथ व डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस जो WHO के महानिदेशक हैं, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी है। जेरूसलम जो है वो किससे संबंधित है? फिलिस्तीनी अल अक्सा मस्जिद में पास ओवर यहूदी त्यौहार के दौरान यहाँ हिंसा हुई थी। और जो असम जो है ये भारत का प्रथम शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने वाला राज्य असम बन चुका है। गांधीनगर जो है यहाँ पर क्या हुआ है? गुजरात में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 की मेजबानी गांधीनगर द्वारा की गई है। 20 नंबर क्वेश्चन है, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन जो RDSO ये इसकी फुल फॉर्म है, किस संगठन के तहत ये कार्य करता है? वाणिज्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, कंपनी अधिग्रहण, भारतीय रेलवे। तो ये भारतीय रेलवे के तहत ये कार्य करता है। वाणिज्य मंत्रालय जो है ये एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स योजना के तहत ये इसे संचालित करता है। और पंचायती राज मंत्रालय जो है ये ग्रामीण राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान RGS यहाँ लागू किया गया था, इसके द्वारा ये लागू हुआ था। कंपनी अधिग्रहण जो है ये पॉइजन पिल क्षेत्र से ये संबंधित है। एक्स्ट्रा फैक्ट है, सामिया सुलूह हसन जो है ये तंजानिया के प्रथम महिला राष्ट्रपति ये बनी है। पूर्वी तिमोर को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2002 में मान्यता प्रदान की थी। कर्नाटक राज्य ने सिद्धलिंग स्वामी की जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ दिए गए थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, मिस्टर सुनील फिल इन द ब्लैंक्स द रेड फोर्ट अप टू नाउ विच करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? हैज विजिटेड, हैज नॉट विजिटेड, हैव विजिटेड, हैव नॉट विजिटेड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अप टू नाउ जो है ये हमेशा इन नेगेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है, तो इसमें हमने क्या देखा कि इसमें जो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर जो है इसके साथ तो हैज, और प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ मिस्टर सुनील क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ हैज का प्रयोग होगा।
और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज़ विजिटेड होगा। हैव विजिटेड जो है ये प्लूरल में प्रयुक्त होता है, यहाँ प्लूरल होगा तब ये हैव प्रयुक्त हो जाएगा। मगर अप टू नाउ होने पर ये नोट के रूप में प्रयुक्त होगा, तो ये ऑप्शन दोनों ही गलत हैं। अप टू नाउ के साथ हमेशा नोट लगता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स गो टू स्कूल डेली, विच करेक्ट आर्टिकल, इसमें करेक्ट आर्टिकल कौन सा आएगा, ई, एन, दे या फिर जीरो या नो आर्टिकल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ कोई भी आर्टिकल प्रयुक्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डेली स्कूल जाना जो है ये क्या है, ये प्राइमरी पर्पज़ है। प्राइमरी पर्पज़ के साथ कोई भी आर्टिकल प्रयुक्त नहीं होता है। अगर ये सेकेंडरी पर्पज़ होता कि और किसी उद्देश्य से अगर कभी कभार विद्यालय जाया जाता है तो वहाँ दे का प्रयोग किया जाता है। जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी प्रोग्राम पर कोई विद्यालय जाता है तो वहाँ स्कूल से पहले दे का प्रयोग हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, वुड यू लाइक कॉफ़ी, विच करेक्ट डिटर्मिनर्स, यहाँ कौन सा डिटर्मिनर्स करेक्ट होगा वो बताना है, ए, सम, ऑल, मच। तो यहाँ सम जो डिटर्मिन है इसका प्रयोग यहाँ किया जाएगा, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी। अब ये क्यों किया गया है, क्योंकि विल, वुड और कुड इनके साथ सम का प्रयोग किया जाता है, और दो से अधिक जहाँ तुलना हो वहाँ ऑल का प्रयोग होता है, और मच जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शी कैन बी कंपेयर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, ए लॉइन, यूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। ये तो यहाँ कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, टू, फ्रॉम, ऑफ, विद। तो शी कैन बी कंपेयर्ड ए लॉइन, तो यहाँ टू का प्रयोग प्रीपोजिशन, यहाँ टू का प्रयोग किया जाएगा। टू प्रीपोजिशन जो है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, एक तो जो गंतव्य स्थान है, सुझाव है, उद्देश्य है या कहना। गंतव्य स्थान, सुझाव, उद्देश्य, कहना इनके साथ टू का प्रयोग किया जाता है। फ्रॉम का प्रयोग साथ टू, फ्रॉम के साथ टू यूज किया जाता है। अलगाव, दूरी, शुरुआती समय, दूसरे आकार में बदलना, उत्पन्न, इन सभी के साथ फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ऑफ का संबंध प्रयोग जो है वो संबंध, अधिकार या तुलना में इसका प्रयोग होता है। विद का प्रयोग सहयोग, सहायता, विशेषता या कार्य के तरीके में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अर्बन ऑनर्स चूज द राइट हिंदी वर्जन। तो इन दोनों जो वर्ड्स हैं इनके हिंदी अर्थ हमें यहाँ बताने हैं। तो इनके क्रमशः हिंदी अर्थ क्या होंगे, जीविका या फिर मानवतावाद, नामांतरण या अग्रेषण, याचिका और व्यय पत्र, नगरीय या दायित्व। तो अर्बन का अर्थ होता है नगरीय, ऑनर्स का अर्थ होता है दायित्व। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीविका जो है लाइवलीहुड और मानवतावाद है ह्यूमनिज्म होता है। नामांतरण म्यूटेशन और अग्रेषण फॉरवर्ड। याचिका होता है पेटिशन, व्यय पत्र होता है वाउचर। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में कितने घन यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, 10, 55, 30, 25। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ से तो आपको 10 ही घन दिखाई दे रहे हैं। मगर ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले ऊपर के कितने घन है, 1 है तो 1 का स्क्वायर, नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 है तो 4 का स्क्वायर। फिर इन सभी को जोड़ देंगे तो हमें 30 घन प्राप्त होंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, सी जो है वो बी के दक्षिण में है। तो सी का जो स्थान है वो बी के दक्षिण में है, तो बी ऊपर होना चाहिए। सी का स्थान बी के दक्षिण में है और ए जो है वो सी के पश्चिम में है। तो ए जो है वो सी के पश्चिम में है।
तो ए यहाँ हो जाएगा, क्योंकि उत्तर ऊपर की हो गई, दक्षिण नीचे की हो गई, पूर्व इस साइड की हो गई और पश्चिम इस साइड की हो गई। तो बी जो है वो ए के किस ओर बैठा है, तो ये इस प्रकार जो त्रिभुज है ये यहाँ बन गया है। तो यहाँ पूछा है बी जो है, ये जो बी ये ए के किस ओर बैठा है, तो इस ए से इसकी दिशा बतानी है, उत्तर पूर्व है, पूर्व है, उत्तर पश्चिम या उत्तर। तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर बैठा है, क्योंकि उत्तर ऊपर वाली उत्तर, नीचे वाली दक्षिण, ये पूर्व। तो ये ना तो उत्तर में है ना पूर्व में है, दोनों के बीच में है, तो उत्तर पूर्व ये हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ गुणा हो जाए, माइनस का अर्थ भाग हो जाए, गुणा का अर्थ माइनस हो जाए और भाग का अर्थ प्लस हो जाए, तो 8 + 4 भाग 3 मल्टीपल 18 - 9। तो 8 इनमें से जो चिन्ह है उनको चेंज करने पर हमें क्या आंसर प्राप्त होगा, 11, 18, 21, 33। तो यहाँ इनके जो चिन्ह चेंज करेंगे तो हमें आंसर 33 प्राप्त हो जाएगा। अब ये 33 किस प्रकार प्राप्त हुआ है, 8 के बाद में प्लस है तो प्लस को यहाँ गुणा किया है, तो 8 के बाद में गुणा का चिन्ह, 4 के बाद में भाग है, भाग को यहाँ क्या माना है, भाग को यहाँ माइनस भाग को यहाँ प्लस माना है, तो 8 गुणा 4 + 3 हो गए। फिर गुणा को यहाँ क्या माना है, तो गुणा को यहाँ माइनस माना है, तो -18 और माइनस को यहाँ क्या माना है, माइनस को यहाँ भाग माना है। फिर हम सबसे पहले बोर्डामास के हिसाब से सबसे पहले बी ब्रैकेट ऑफ, तो ये तो है नहीं, डी मतलब डिवीजन, तो पहले भाग को हल करेंगे, तो 18 में 9 का भाग देंगे तो 2 आंसर आएंगे। फिर मल्टीपल होगा तो 800 के 32 वाला मल्टीपल हो जाएगा, 8 गुणा 4। फिर एडिशन मतलब जोड़ होगा, 832 और 3 35। फिर 35 में से ये 18 में 9 का भाग दिया था, 2 बचे थे, वो 2 कम कर देंगे तो हमें 33 आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पिता पुत्र की आयु का योग जो है वो 56 वर्ष है, दोनों की आयु जो है वो 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है, ये पता है 4 वर्ष के बाद में। तो पुत्र की वर्तमान आयु जो है वो कितनी है, 16 वर्ष, 12 वर्ष, 48 वर्ष, 44 वर्ष। तो इसमें पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो है 12 वर्ष। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि पिता पुत्र की जो आयु है वो 56 वर्ष है। फिर 4 वर्ष बाद दोनों में 4 जुड़ गया तो दोनों की 8 वर्ष हो गई, तो कुल उम्र हो गई 64 वर्ष। पुत्र की आयु हमने x मान ली और पिता की आयु जो है 3 गुनी है तो वो हमने 3x मान ली। तो x + 3x = 64। फिर ये तो हो गया 4x = 64। तो x = 64 में 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 16 हमें प्राप्त होता है। फिर 16 हमें प्राप्त हो गया तो ये 4 वर्ष बाद मतलब इसमें से हमें 4 घटाना पड़ेगा तो हमें 12 वर्ष प्राप्त हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, ए जो है वो डी की बाईं ओर, ए जो है ये डी की बाईं ओर बैठा है, बी तथा बी की दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ बी की दाईं ओर बैठा है। ई जो है वो बी के बाईं ओर, ई जो है ये बी के बाईं ओर तथा सी के दाईं ओर, तो यहाँ सी हो जाएगा। पंक्ति में छोर पर कौन बैठा है, तो छोर पर या तो सी बैठा है या डी बैठा है, तो CEBA, तो यहाँ डी तो दे नहीं रखा है तो ऑप्शन ए जो है सी वाला ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये इनके बैठने का क्रम यहाँ दिया जा चुका है। 31 नंबर क्वेश्चन है
यदि 4 5 4 n 5 5 4 का समानांतर माध्य 5 हो तो यहाँ n का मान ज्ञात कीजिए। n की जगह यहाँ कौन सी संख्या आएगी? 35, 27, 8, 7। तो आप इन ऑप्शन के हिसाब से भी इनको कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसको नीचे करके देखते हैं कि ये किस प्रकार हुआ है। हम देखेंगे कि समानांतर माध्य जो हमें प्राप्त हुआ है 5 और संख्याओं का योग जो ये संख्याएं दे रखी है इनका योग बाई संख्याएं। तो कितनी संख्याएं ये 3 और 4 7 संख्याएं। तो बाई के रूप में 7 लिखना पड़ेगा। तो 5 इजकल टू ये सातों संख्या लिख दी, 6 संख्या प्लस n बाई 7। फिर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? 5 ये हमें किस प्रकार से प्राप्त हुआ है? ये हमें प्राप्त हुआ है 5 बराबर ये सारे जोड़ेंगे तो 27 प्लस n हमें प्राप्त होगा बटे 7। तो 7 और 5 को हम मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, तो ये 35 हो जाएगा। तो 35 बराबर 27 प्लस n ज्ञात करने के लिए इस 27 को इधर ले जाएंगे तो 35 में से 27 घटाएंगे तो n जो है वो हमें 8 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या एवं उसकी ऊंचाई को 10% हम बढ़ा देते हैं तो उसके आयतन में कमी या वृद्धि कितनी होगी? ये हमें बताना है। 33% कमी होगी या 50% वृद्धि होगी या 33.1% वृद्धि होगी या फिर 32% वृद्धि होगी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 33.1% की वृद्धि यहाँ हमें देखने को मिलेगी। ये किस प्रकार हमें देखने को मिलती है? घन, गोला, बेलन, इन तीनों का जो आयतन है वो क्या होता है? घन का जो आयतन है वो तो है भुजा क्यूब, गोले का आयतन जो है वो है 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का जो आयतन है वो है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ जो ऐसा चिन्ह देखा रखा है ये पाई का चिन्ह है यहाँ, तो ये इन तीनों के आयतन के फॉर्मूले यहाँ दिए गए हैं। फिर अगर इनमें वृद्धि होती है तो इन सभी में अगर वृद्धि पूछी जाती है तो क्या सूत्र लगेंगे? 3x प्लस 3x स्क्वायर, ये तो घन का हो जाएगा वृद्धि वाले का सूत्र, बटा 100 प्लस x क्यूब बटा 100 स्क्वायर। तो इन सभी में वृद्धि होने पर हमें यह सूत्र लगाना पड़ता है। फिर हमें 30 प्लस 3 प्लस 0.1 प्राप्त हो जाएगा। तो ये 33.1% की यहाँ वृद्धि हुई है। और जो घनाभ का आयतन है वो है LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई में अगर वृद्धि हो तो x प्लस वाई प्लस XY का मल्टीपल बटा 100। तो ये हम इस प्रकार इसको करते हैं। क्वेश्चन है नंबर 33, अंडरूट 220 प्लस अंडरूट 21 प्लस अंडरूट 4 प्लस अंडरूट 135 प्लस अंडरूट 81, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो ये सभी अंडरूट एक दूसरे के अंदर समाहित हैं। तो सबसे पहले हम जो अंतिम अंडरूट है उसको हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे तो अंडरूट हटाएंगे तो वो स्क्वायर की जगह काम आता है, वो वर्ग की जगह वर्ग की तरह से वो हट जाता है। तो अंडरूट 81 जो है ये 9 का वर्ग है। तो अंडरूट हटा देंगे प्लस 135 आगे की संख्या लेंगे। अब इन दोनों के अंडरूट है, दोनों को जोड़ेंगे 144 आएगा, जो किसका अंडरूट है? जो 12 का अंडरूट है। फिर 12 में 4 जोड़ेंगे प्लस 12 प्लस 4 ये अंडरूट हो जाएगा। तो 12 4 16, तो 16 को अंडरूट हटाएंगे तो ये हमें 4 प्राप्त होगा। फिर 4 प्लस 21 जोड़ेंगे आगे की संख्या जो अंडरूट में है, तो दोनों को जोड़ेंगे 25 है जो 5 का वर्ग है। फिर आगे
220 में ये 5 जोड़ेंगे और अंडरूट ये कुल संख्या 225 हो जाएगी। अंडरूट लगकर अंडरूट हटा देंगे तो ये हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमें पहले वाली संख्या से यहाँ से हल इसको करना है। तो यहाँ नीचे ये हमने बता रखे हैं कि किस प्रकार ये हल हुआ है। तो ये जो गुड के निशान है ये क्या है, अंडरवुड है जो इन संख्याओं पर है। 34 नंबर क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 6x में x प्लस 2 का भाग लगाने पर शेष फल क्या बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें तुरंत हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि x प्लस 2 का भाग लगा रहे हैं तो यहाँ x की जगह हमें इसका उल्टा चिन्ह लेना पड़ेगा। x प्लस 2 है तो यहाँ हमें माइनस 2 लेना पड़ेगा और माइनस 2 जो है वो x की जगह पर हमें यहाँ रख देना है। फिर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें माइनस 35 प्राप्त हो जाएंगे। अगर ये x माइनस 2 होता तब हम प्लस 2 लेते, x की जगह प्लस 2 हमें लेना पड़ता। तो x की जगह माइनस 2 का प्रयोग यहाँ करके हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस 35 हमें प्राप्त होते हैं। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है 256 की जो पावर है वो 0.16 है, मल्टीपल 16 की जो पावर है वो 0.118 है। यहाँ हमें इनका मान ज्ञात करना है। तो इनका मान हम ज्ञात करेंगे तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो होगा ऑप्शन बी, 4 आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये किस प्रकार हुआ है हम इसको नीचे देखते हैं। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये 256 किसका वर्ग है, ये 16 स्क्वायर का वर्ग है और ऊपर जो पावर है वो वैसी की वैसी लिख दी, आगे 16 जो है वो ऐसी की ऐसी। तो हमने जो इसका आधार जो है वो बराबर कर लिया है, 16 दोनों का आधार हो चुका है। फिर जो पावर 16 की पावर 2 है और ऊपर 0.16 जो पावर है इन दोनों को गुणा करेंगे तो 16 दूनी 32.32 ये इसकी पावर यहाँ आ जाती है और आगे वाले की पावर हमने ऐसी की ऐसी रख दी। फिर क्या करते हैं इन दोनों जो मल्टीपल में जो पावर होती है तो वो जुड़ जाती हैं। तो 32 और 18 दोनों जोड़ेंगे तो ये हमें 50 प्राप्त होता है। फिर दोनों के आधार जो है वो बराबर हैं तो हमने सिर्फ एक 16 ले लिया। तो 16 की पावर जो है वो 0.5 हमें प्राप्त हो गई। इसको हम 16 की जो पावर है वो 1/2 के रूप में भी लिख देते हैं क्योंकि 0.5 जो है वो आधे का रूप होता है। फिर अंडरवुड 16 जो है ये किसका रूप है, ये 4 का रूप है। तो हमें 4 यहाँ प्राप्त हो चुका। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा तो ये जो आधा है ये 1/2 है, इसको हमने अंडरवुड के रूप में यहाँ प्रयुक्त कर दिया 1/2 को हटाकर। तो ये 16 जो है ये हमें 4 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति में स्वयं को किसका प्रपत्र बताया था, श्रीगुप्त का, घटोत्कच का, चंद्रगुप्त प्रथम का, स्कंदगुप्त का। तो ये इसने अपने आप को श्रीगुप्त का पुत्र बताया था। श्रीगुप्त जो है वो गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं जिन्होंने 275 ईस्वी में गुप्त वंश की नींव रखी थी। घटोत्कच जो है इसके ये पुत्र माने जाते हैं और चंद्रगुप्त प्रथम जो है इन्होंने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। स्कंदगुप्त जो है वो कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के पुत्र थे। 37 नंबर क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बिहार में है इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, भरत के पुत्र तक्ष, पाल शासक धर्मपाल, गुप्त शासक कुमारगुप्त, बंगाल शासक रामपाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह इसका जो केंद्रीय कक्ष है वो विज्ञान भवन माना जाता है और इसके जो कुलपति थे वो थे दीपांकर श्रीज्ञान। बख्तियार खिलजी द्वारा 1203 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया। तो उस समय इसके कुलपति थे साके शीलभद्र और भरत के पुत्र तक्ष द्वारा तक्षशिला
उसकी स्थापना, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय उसकी स्थापना की गई। और यहाँ चीनी यात्री फाहियान जो है वो 405 ईस्वी पूर्व में आया था और यहाँ उन्होंने ज्ञान ग्रहण किया था। तोरमान शासक हुन द्वारा इस तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। गुप्त शासक कुमारगुप्त द्वारा नालंदा बिहार में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। हर्षवर्धन के समय यहाँ के जो कुलपति थे वो शीलभद्र थे और चीनी यात्री ह्वेनसांग और इत्सिंग द्वारा इस नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया गया था। और जो बख्तियार खिलजी हैं उनके द्वारा इस नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। बंगाल शासक रामपाल जो हैं इन्होंने ये जगदला विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। 38 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशिया के पूर्वी जो द्वीप समूह हैं जिनको स्वर्ण द्वीप कहा जाता है उनमें शामिल जो द्वीप नहीं है वो कौन सा है? जावा येव द्वीप जो इंडोनेशिया में है, श्याम जिसको थाईलैंड कहा जाता है, सुमात्रा जो इंडोनेशिया है, बोर्निया जो बकलपुर है। तो इसमें श्याम थाईलैंड जो है ये इस स्वर्ण द्वीप में शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों तो इसमें शामिल हैं ही। और एक जो बाली द्वीप है वह कंबोडिया जो है वो भी इसमें शामिल है। बाली द्वीप भी इसमें शामिल है। कंबोडिया, मलय, चंपा जो वियतनाम है, बर्मा, म्यांमार ये सभी हिंद चीन के अंतर्गत आते हैं। स्वर्ण द्वीप और बाकी के जो ये अन्य दे रखे हैं ये सभी हिंद चीन के अंतर्गत आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर पुनः अधिकार कब कर लिया गया था? अंग्रेजों को जब विद्रोहियों ने दिल्ली से भगा दिया और विद्रोहियों का अधिकार दिल्ली पर हो गया तो उसके बाद में पुनः अंग्रेजों का अधिकार दिल्ली पर कब हुआ था? 20 सितंबर 1857 को, मार्च 1858 को, 6 दिसंबर 1857 को, 3 अप्रैल 1858 को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 सितंबर 1858 को। अंग्रेजों ने पंजाब से यहाँ सेना बुलाई थी और जॉन निकलसन की इस के अंतर्गत मृत्यु हो जाती है। मार्च 1858 को क्या होता है? लखनऊ पर गोरखा रेजिमेंट की मदद से कैम्पबेल ने पुनः अधिकार कर लिया था। 6 दिसंबर 1857 को क्या होता है? कैम्पबेल द्वारा कानपुर पर पुनः अधिकार किया गया था। कैम्पबेल ने रानी लक्ष्मीबाई को क्रांतिकारियों में अकेली मर्द कहा था। 3 अप्रैल 1858 को क्या होता है? ह्यूरों द्वारा झांसी पर पुनः अधिकार कर लिया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन है, एकमात्र गर्म दल नेता लाला लाजपत राय द्वारा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब कहाँ पर की गई थी? तो कौन से अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी? बनारस, बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ। तो लाला लाजपत राय द्वारा कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 1920 में ईस्वी में आयोजित हुआ था। बनारस अधिवेशन 1905 को हुआ था और इसमें गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और इसमें जो मांग रखी गई थी वो थी स्वदेशी की मांग। बम्बई अधिवेशन जो हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी की अध्यक्षता में ये अधिवेशन आयोजित हुआ था, जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार मुस्लिमों के लिए प्रथम निर्वाचन प्रणाली को इसके अंतर्गत स्वीकार किया गया था। तो ये लखनऊ अधिवेशन से संबंधित है, लास्ट वाला पॉइंट। 41 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया है? विनायक दामोदर सावरकर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो ये लाला लाजपत राय की मृत्यु पर इन्होंने कहा था कि भारतीय सौरमंडल का एक तारा डूब गया है। लाला लाजपत राय को पद्म केसरी कहा जाता है और यंग इंडिया पत्र जो अमेरिका में प्रकाशित होता था उसमें सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना की बात इसमें कही गई है।
विनायक दामोदर सावरकर जो हैं, इन्होंने 1899 ईस्वी में नासिक से मित्र मेला संस्था की स्थापना की, जो अभिनव भारत के नाम से जानी जाती है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम, जो आनंद मठ में शामिल है, उसकी रचना की थी। बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल बर्मा में गीता रहस्य नामक पुस्तकें लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, विलियम बेंटिंग के सहयोग से राजा राममोहन राय ने सती प्रथा पर कब रोक लगाई थी? 1930 के शारदा एक्ट के तहत, 1829 के अधिनियम 17 के तहत, 1856 के अधिनियम के तहत, 1843 के अधिनियम के तहत। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अठारह के चार्टर एक्ट द्वारा संपूर्ण भारत में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1930 के शारदा एक्ट के तहत क्या हुआ था? लड़का व लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र जो है वो क्रमशः 18 और 14 वर्ष निश्चित की गई थी। 1856 के अधिनियम के तहत क्या होता है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा विधवा पुनर्विवाह एक्ट ये पारित हुआ था। 1843 के तहत क्या हुआ था? 1833 के एक्ट के तहत दास प्रथा का अंत किया गया और भारत में 1843 के अधिनियम के तहत इसे अवैध घोषित किया गया था। 43 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक व पॉलिटिकल एजेंट इनमें से कौन थे? तो एक साइड में है शासक और एक साइड में है पॉलिटिकल एजेंट, तो वो कौन थे? तो वो हमें बताना है। तख्त सिंह व मैकमोहन, स्वरूप सिंह व मेजर सवर्स, राम सिंह द्वितीय व मेजर बर्टन, जसवंत सिंह व मॉरिसन। तो यहाँ पहले तो शासक दे रखे हैं, फिर पॉलिटिकल एजेंट। तो स्वरूप सिंह मेवाड़ के शासक थे और मेजर सवर्स जो है वो वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। तख्त सिंह शासक व मैकमोहन पॉलिटिकल एजेंट थे मारवाड़ के। राम सिंह द्वितीय शासक थे कोटा के और वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन। जसवंत सिंह भरतपुर के शासक थे और वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे मॉरिसन। जयपुर के शासक थे राम सिंह व यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल ईडन। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस पत्र में निमोचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई थी? प्रताप, अंग्रेजी पत्र मराठा, डेली हेराल्ड या फिर रियासत? तो ये रियासत पत्र में निमोचना हत्याकांड की तुलना जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई थी। गांधी जी ने यंग इंडिया पत्र में इस निमोचना हत्याकांड को दोहरी डायरशाही कहा था। प्रताप जो पत्र है ये बिजोलिया आंदोलन से संबंधित है और कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा ये संपादित किया जाता था। अंग्रेजी पत्र मराठा के संपादक बाल गंगाधर तिलक माने जाते हैं। दिल्ली हेराल्ड जो है ये सिख आंदोलन से संबंधित लंदन से प्रकाशित होने वाली पत्रिका मानी जाती है। 45 नंबर क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारहट का जन्म कब हुआ था व कहाँ हुआ था? 12 सितंबर 1883 को उदयपुर में, 21 नवंबर 1872 को शाहपुरा भीलवाड़ा में, 9 सितंबर 1880 को जयपुर में, 4 नवंबर 1889 को काशी कवास सीकर में। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नवंबर 1872 को शाहपुरा भीलवाड़ा में केसरी सिंह बारहट का जन्म हुआ था और इनका जो देहांत है वो कोटा में हुआ था। 12 सितंबर जो है इस 1883 को उदयपुर में जोरावर सिंह बारहट का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कोटा में निमोनिया रोग से हुई थी। और जो 9 सितंबर 1880 को जयपुर में अर्जुन लाल सेठी का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु जो होती है वो अजमेर में होती है। 4 नवंबर 1889 को काशी कवास सीकर में जमनालाल बजाज का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से संगत मेल नहीं है। यहाँ गुर्जर प्रतिहार शासक और उसके दरबारी कवि दे रखे हैं, उनमें से कौन सा उचित मेल नहीं है? ऑप्शन ए है, वत्सराज शासक के समय जो दरबारी कवि था वो था उद्योतन सूरी। मिहिर भोज का दरबारी कवि अरब यात्री सुलेमान। महेंद्र प्रथम का दरबारी कवि राजशेखर। महिपाल प्रथम का
राजकवि या दरबारी कवि राज्यपाल। तो ऑप्शन डी जो है ये उचित मेल नहीं है। महिपाल प्रथम का जो दरबारी विद्वान था वो था अल मसूदी। राज्यपाल जो था इसके समय मोहम्मद गजनवी ने 1018 ईस्वी में आक्रमण किया था। 47 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के समय महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा नाम से किसने किया था? तो अकबर के समय ये महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था रज्मनामा नाम से। तो ये किसने किया था? अबुल फजल ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने, फैजी ने या मौलाना शेरी ने? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा नाम से किया था। अब्दुल फजल ने विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानियों का अनुवाद फारसी में किया था। और फैजी जो हैं वो अकबर के अनुवाद विभाग के अध्यक्ष बने थे और उन्होंने भगवत गीता और नल दैमंतिक नाटक का फारसी में अनुवाद किया था। मौलाना शेरी ने कल्हण की राज तरंगिनी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। 48 नंबर क्वेश्चन है, देवनारायण जी किस वंश से संबंधित माने जाते हैं? खिंची राजवंश, चौहान राजवंश, बगड़ावत राजवंश, विश्नोई राजवंश? तो ये बगड़ावत राजवंश से संबंधित माने जाते हैं। इनका जन्म मालाशेरी में हुआ था। खिंची राजवंश जो है वो पीपा से संबंधित है, जिनका जन्म गागरोन दुर्ग में हुआ था। चौहान वंश से संबंधित गोगाजी माने जाते हैं, जिनकी जो धुरमेड़ी है वो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ मानी जाती है। विश्नोई राजवंश से संबंधित जाम्बोजी माने जाते हैं और जिनका जन्म पीपासर नागौर में होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, रणथंभौर शासक हमीरदेव चौहान किसके विश्वासघात के कारण मारे जाते हैं? दैया सरदार के कारण, दैया सरदार, रणमल व रतिपाल, गोरा व बादल, उलूक खां व नुसरत? तो रणथंभौर शासक हमीरदेव चौहान रणमल व रतिमाल जो सेनापति हैं उनके विश्वासघात के कारण मारे जाते हैं 1301 ईस्वी में। दैया सरदार ने किसके साथ विश्वासघात किया था? जालोर के शासक कानड़देव चौहान के साथ। गोरा बादल जो है वो चित्तौड़ शासक रावल रतन सिंह के सेनानायक माने जाते हैं, जिन्होंने अंतिम समय तक युद्ध किया था। उलूक खां व नुसरत खां ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक थे। और 50 है, जुटे हुए खेत के साक्ष्य हमें किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बैराट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता? तो जुटे हुए जो खेत हैं वो हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता जो है ये हनुमानगढ़ में स्थित है और ये घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। आहड़ सभ्यता जो है ये उदयपुर में है, बेड़च नदी पर। बेड़च नदी के किनारे ये स्थित है और यहाँ पर धूलकोट का टीला हमें देखने को मिलता है। गणेश्वर जो सभ्यता है ये कांतली नदी पर सीकर जिले में स्थित है। बैराट सभ्यता जो है ये जयपुर में स्थित है और यहाँ अशोक के जो लेख हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कार्य संचालन जो समिति थे उसके अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, जे.बी. कृपलानी। तो के.एम. मुंशी जो है ये कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष बने थे और ये जो थे ये सचिव भी रह चुके हैं, जो संविधान बना था उसके ये सचिव रह चुके हैं। राजेंद्र प्रसाद जो है ये संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं और जो संविधान सभा की 11 दिसंबर को बैठक हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को, उसके ये स्थायी अध्यक्ष बने थे। और 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे और जे.बी. कृपलानी जो है ये झंडा समिति और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये मौलिक अधिकार समिति और दूसरी समिति है प्रांतीय अधिकार समिति, इसके अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 52 है,
अनुच्छेद 62 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसके द्वारा कार्य किया गया था? ये कार्य किया गया था जुलाई अगस्त 1969 के संदर्भ में ये पूछा है। जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसमें मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है ऑप्शन सी ये इसका राइट आंसर है, जिन्होंने राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। और ये जब राष्ट्रपति का कार्यवाहक के रूप में पद संभाल रहे थे उस समय ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, क्योंकि उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं ये राष्ट्रपति थे, इनका पद पर रहते हुए देहांत हो गया था। और वीवी गिरी उस समय उपराष्ट्रपति थे, तो कार्यभार इनको संभालना था, मगर इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो उनके बाद में पदभार संभालता है। फखरुद्दीन अली अहमद जो है इनकी कार्यकाल के समय मृत्यु हो गई थी, ये भी राष्ट्रपति बने थे। और सर्वाधिक अध्यादेश जो जारी हुए हैं वो इन्हीं के शासन में जारी हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या उपयुक्त सभी? तो जो मंत्रिपरिषद होती है वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, और सामूहिक रूप से जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यसभा के जो सभापति हैं वो उपराष्ट्रपति माने जाते हैं, और ये जो सभापति हैं राज्यसभा के, ये इस राज्यसभा सदन के सदस्य न होने पर भी इसकी अध्यक्षता करते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन के तहत पारित हुआ था? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। तो ये 52वें संविधान संशोधन के तहत दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, और ये 1985 को ये कानून पारित हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ, और इसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए जिनको लघु संविधान कहा जाता है। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। 44वां संविधान संशोधन 1978 को हुआ, और इसमें संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसको अनुच्छेद 31 से कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 में डाला गया था, और उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। 61वां संविधान संशोधन 1989 को हुआ। इसमें मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, और उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। इसमें है प्राक्कलन समिति या स्थायी समिति, या इसको मितव्ययी समिति भी कहते हैं, और इसी का नाम अनुमान समिति है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, विपक्षी दल का नेता, प्रधानमंत्री। तो लोकसभा जो उपाध्यक्ष है वो इस समिति का अध्यक्ष होता है, और इसमें 30 लोकसभा सदस्य इसमें होते हैं। और याचिका समिति जो है इसका अध्यक्ष भी लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है। और याचिका समिति जो है इसमें 15 लोकसभा सदस्य और 10 राज्यसभा सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो है ये कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष होता है। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 11 सदस्य होते हैं। विपक्षी दल का जो नेता होता है वो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री जो हैं ये योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, बूंदी जिले में स्थित दर्रे निम्नलिखित में से कौन से हैं? रामगढ़, लाखेरी, जेतवास, फुलवारी की नाल, हाथी नाल, केवड़ा की नाल, बरघाट, सूरा घाट, परवरिया घाट। हाथीगुड़ा की नाल, देसोरी नाल, जिलवाड़ा की नाल। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये बूंदी जिले में स्थित प्रमुख दर्रे माने जाते हैं। फुलवारी की नाल, हाथी की नाल, केवड़ा की नाल ये उदयपुर में स्थित नाले हैं। बरघाट, सूरा घाट, परवारिया घाट ये सभी अजमेर में स्थित घाट हैं। बरघाट जो है ये आगरा अहमदाबाद को जोड़ता है,
सूरा घाट अजमेर मेवाड़ को जोड़ता है और परवरिया घाट जो है ये अजमेर मसूदा को जोड़ता है। हाथी गुड्डा की नाल जो है ये राजसमंद में है। देसूरी की नाल ये पाली में है, ये देसूरी और चार भुजा नाथ को जोड़ती है। जिलवाड़ा की नाल जो है ये मेवाड़ और गुजरात को जोड़ती है। सोमेश्वर की नाल जो है वो एक विकट तंग दर्रा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से जिले आते हैं? झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, पाली, भीलवाड़ा, दौसा, बाड़मेर, शेखावाटी, जोधपुर, नागौर, जालौर, टोंक। तो ऑप्शन सी जो है ये उप आर्द्र जिलों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर पतझड़ वन और विरल वनस्पति पाई जाती है। और जो ऑप्शन ए है झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है और सवाना प्रकार की वनस्पति व सदाबहार वन यहाँ देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी में सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद जो है यहाँ आर्द्र जलवायु पाई जाती है और यहाँ सघन वनस्पति और पतझड़ वन हमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शन डी बाड़मेर, शेखावाटी, जोधपुर, नागौर, जालौर, टोंक, यह जो है ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत ये जिले आते हैं। यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ, स्टेपी व मरुद विविध प्रकार की घासें पाई जाती हैं। शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और फलोदी आते हैं और यहाँ जो है वो वर्षा की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्था काजरी की स्थापना कहाँ की गई है? तबीजी, अजमेर, जोधपुर, सेवर, भरतपुर, फतेहपुर सीकर व झज्जर, बीकानेर। तो ये जोधपुर में इसकी स्थापना की गई है काजरी की। और आखिरी की स्थापना भी जोधपुर में की गई है। आखिरी क्या है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। तबीजी, अजमेर में राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। सेवर, भरतपुर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। फतेहपुर सीकर व झज्जर, बीकानेर में होहोबा जोजोबा कृषि फार्म स्थित है। और ये होहोबा जोजोबा जो पौधा है ये इजराइल की सहायता से यहाँ बोया गया था। 59 नंबर क्वेश्चन है, मांडो की पाल जो डूंगरपुर में है यहाँ से निकलने वाला अधात्विक खनिज कौन सा है? तो यहाँ अधात्विक खनिज की बात हो रही है। जिप्सम जिसको हर्सोट कहते हैं, फ्लोस्पार या फ्लोराइड, पन्ना जिसको हरी अग्नि कहते हैं, तांबड़ा भी कहते हैं, अभ्रक। तो इसमें ऑप्शन बी जो है ये मांडो की पाल से निकलने वाला अधात्विक खनिज है। जिप्सम जो है ये गोठमान लोध नागौर से प्राप्त होता है। पन्ना जो है ये काला गुमान राजसमंद से प्राप्त होता है। अभ्रक जो है ये दाता भुनास भीलवाड़ा से प्राप्त होता है। और ये सभी जो खनिज हैं इनका राजस्थान में एकाधिकार माना जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड जो उदयपुर में स्थित है इस कारखाने में किस चीज़ का उत्पादन होता है? चीनी का, सूती वस्त्रों का, सीमेंट का या फिर नमक का? तो ये जो हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड जो है तो ये सीमेंट से संबंधित प्रमुख कारखाना है। तो यहाँ सीमेंट उत्पादित होती है। गोटन, नागौर और खारिया खंगार जोधपुर जो है यहाँ सफ़ेद सीमेंट के कारखाने हैं। चीनी का कारखाना है डी मेवाड़ शुगर मिल्स, भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़। और सूती वस्त्रों का कारखाना जो है ये राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग संघ जिसको स्पिन फेड भी कहा जाता है इसमें शामिल है। गुलाबपुरा जो भीलवाड़ा में स्थित सूती वस्त्र कारखाना है। श्री गंगानगर जो हनुमानगढ़ में स्थित सूती वस्त्र कारखाना है। और गंगानगर जो भीलवाड़ा में स्थित सूती वस्त्र कारखाना है। इन तीनों के साथ गुलाबपुरा जिनिंग मिल जो भीलवाड़ा में है, इन चारों को मिलाकर स्पिन फेड की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1993 को। नमक का जो कारखाना है ये हिंदुस्तान सांभर सॉल्ट लिमिटेड 1964 को फुलेरा में जयपुर में स्थापित किया गया था। और सोडियम सल्फेट संयंत्र का कारखाना डीडवाना नागौर में स्थित है। बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु गठित राजस्थान सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15, 11, 16, 5। तो ये बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु गठित राजस्थान सलाहकार परिषद में 15 सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष प्लस 14 सदस्य होते हैं। 11 जो सदस्य हैं
ये विद्यालय प्रबंध समिति में अभिभावक सदस्य होते हैं। और 16 जो हैं ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल प्रबंधन समिति में कुल सदस्य होते हैं। और जो 5 जो हैं ये प्राथमिक विद्यालय में अगर 121 से अधिक विद्यार्थी हो जाते हैं तो 5 अध्यापक होते हैं। और 150 से अधिक छात्र हो जाते हैं प्राथमिक विद्यालय में तो उनके साथ एक प्रधानाध्यापक और शामिल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था की स्थापना कब की गई थी? 11 नवंबर 1978, 29 दिसंबर 1973, 4 दिसंबर 1957 या 1989। तो ये R.C. मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर उदयपुर में इसकी स्थापना की गई थी 11 नवंबर 1978 को। 29 दिसंबर 1973 को राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर की स्थापना की गई थी। और 1 जनवरी 1974 से इसने कार्य शुरू कर दिया था। 4 दिसंबर 1957 को BSER राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन जयपुर में किया गया। और 1961 को इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। 1989 में उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान व जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान का गठन किया गया था। 63 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, निरंतर कार्यों की श्रृंखला है, द्विआयामी क्रिया है, गतिशील कार्य है। तो ये द्विआयामी क्रिया नहीं है बल्कि ये बहुआयामी क्रिया है। तो यही इसका उद्देश्य नहीं है। बहुआयामी मतलब कार्य का प्रबंधन, परिचालन का प्रबंधन और लोगों का प्रबंधन इसमें देखने को मिलता है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि इसके उद्देश्य सरल व स्पष्ट माने जाते हैं। निरंतर कार्यों की श्रृंखला के कैसे है कि पहले नियोजन है, फिर संगठन है, फिर निर्देशन है और अंत में नियंत्रण है। गतिशील कार्य कैसे है? ये पर्यावरण के अनुसार अपने को ढाल लेता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय के भौतिक संसाधनों में स्थायी रूप से रखे जाने वाला अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर, कैश बुक रजिस्टर, परीक्षा परिणाम रजिस्टर, स्कॉलर रजिस्टर। तो इसमें जो स्थायी रूप से हमेशा विद्यालय में रखा जाने वाला जो रजिस्टर है वो है स्कॉलर रजिस्टर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर विद्यालय में 35 वर्ष तक रखे जाते हैं। कैश बुक रजिस्टर 10 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाती है। परीक्षा परिणाम रजिस्टर 5 वर्ष तक, वह शुल्क प्राप्ति रजिस्टर भी 5 वर्ष तक रखे जाते हैं। तो ये इनके सुरक्षित रखने का समय यहाँ दिया गया है। छात्र प्रगति पुस्तिका जो है वो 1 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाती है। 65 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा प्रशासन की दृष्टि से राजस्थान को 9 संभागों में बांटा गया है। इनमें से कौन सा संभाग नहीं है? चूरू, पाली, चित्तौड़, उदयपुर। तो इसमें चित्तौड़ जो है ये इसमें संभाग नहीं है। इसमें 7 संभाग के अलावा चूरू और पाली संभाग को शिक्षा प्रशासन की दृष्टि से शामिल किया गया है। 7 तो संभाग हो गए और 1 चूरू पाली, 2 जिले ये हो गए, तो 9 शिक्षा प्रशासन संभाग हो गए। जिला शिक्षा अधिकारी उपनिदेशक के नियंत्रण में कार्य करता है। उदयपुर जो संभाग है वो सबसे बड़ा है, इसमें 6 जिले आते हैं। भरतपुर, अजमेर, कोटा जो शिक्षा प्रशासन संभाग है उसमें 4-4 जिले आते हैं और अन्य सभी जो विभाग हैं उनमें 3-3 जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के अंतर्गत पंचायत समिति स्तर पर अधिकारी कौन होता है? जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य या फिर प्रधानाध्यापक। तो अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जो है वो पंचायत समिति स्तर पर अधिकारी होता है। इस श्रृंखला में सबसे पहले उपनिदेशक होता है और उसके बाद में जिला शिक्षा अधिकारी जो 2 भागों में बटा होता है, माध्यमिक शिक्षा प्रथम और माध्यमिक शिक्षा द्वितीय। माध्यमिक शिक्षा द्वितीय में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति स्तर पर आता है द्वितीय वाले में, और प्रथम वाले में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के नीचे प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक आते हैं। प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए और प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालयों के लिए।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं में राजकीय संस्था कौन सी नहीं है? कि जो राजकीय संस्था नहीं है और वो स्वायत्तशासी संस्था है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय जयपुर, RSCRT उदयपुर, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर। तो इसमें ABC तीनों राजकीय संस्थाएं हैं, जबकि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर जो है ये स्वायत्तशासी संस्था है। स्वायत्तशासी संस्थाओं में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल जयपुर, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर और मदरसा बोर्ड जयपुर, ये सभी स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से संस्थागत नियोजन का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? शिक्षण कार्य प्रभावी एवं रोचक बनाना, उपलब्ध साधनों का अधिक प्रयोग करना, समस्याओं की खोजबीन करना, प्राप्त साधनों के मध्य सृजनात्मक समन्वय की स्थापना करना। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये इसका उद्देश्य नहीं है। इसमें समस्याओं की खोजबीन ही नहीं बल्कि निराकरण हेतु समुचित योजना बनाई जाती है। 69 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय मानचित्रण का स्कूल मैपिंग कब शुरू हुआ था? कि स्कूल मैपिंग जो है या विद्यालय मानचित्रण, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1963 ईस्वी, 1992 ईस्वी, 2004 ईस्वी, 2009 ईस्वी। तो इसमें 1963 ईस्वी को फ्रांस में स्कूल मैपिंग की शुरुआत की गई थी। 1992 में स्वीडन के सहयोग से भारत में लोक जुम्बिश परियोजना शुरू की गई थी और 2004 में 30 जून 2004 को इस लोक जुम्बिश परियोजना को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शामिल किया गया था। 2009 जो है ये भारतीय शिक्षा निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम से संबंधित है, RTE 2009। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्यालय नहीं जाने वाली बालिकाओं से संबंधित चिन्ह कौन सा है? तो यहाँ बालिकाओं से संबंधित पूछा है जो स्कूल नहीं जाती हैं। ऑप्शन ए में लाल रंग, ऑप्शन बी में नीला रंग, ऑप्शन सी में घेरा लाल रंग, ऑप्शन डी में घेरा नीला रंग। तो ऑप्शन डी जो है ये स्कूल नहीं जाने वाली बालिकाओं से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है ये स्कूल नहीं जाने वाले बालकों से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है ये स्कूल जाने वाले बालकों से संबंधित है। ऑप्शन बी स्कूल न जाने वाली बालिकाओं से संबंधित है। तो नीला रंग बालिकाओं से संबंधित और लाल रंग बालकों से संबंधित। 71 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई थी? 30 मार्च 1995, 21 मार्च 2005, 1 अप्रैल 2015, 15 अगस्त 2002। तो इसमें जो है ये डी है, तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 21 मार्च 2005 को स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना जयपुर में की गई थी। 30 मार्च 1995 को बालिका शिक्षा फाउंडेशन स्थापित किया गया था। 1 अप्रैल 2015 को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र राज्य की जो भागीदारी है वो 60:40 की गई। और ऑप्शन डी जो 15 अगस्त 2002 है, तो इस समय राष्ट्रीय ई गवर्नेंस शुरू किया गया था। 72 नंबर क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत राजस्थान में कब की गई थी? समग्र मतलब समसा, SMSA। इसकी शुरुआत राजस्थान में कब हुई? 3 सितंबर 2009, 15 अगस्त 2007, 24 मई 2018, 28 मई 2010। तो 24 मई 2018 को राजस्थान में समसा की शुरुआत हुई थी। समसा जो है ये सर्व शिक्षा अभियान SSA और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RSMA से मिलकर बना है। 3 सितंबर 2009 को राजस्थान में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। 15 अगस्त 2007 को राजस्थान शिक्षा पहल कार्यक्रम शुरू हुआ था और 28 मई 2010 को स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किया गया था। 73 नंबर क्वेश्चन है, आकाशवाणी से संबंधित कार्यक्रम इनमें से कौन सा है? ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, राज शिक्षा, एडुसेट। तो ज्ञान वाणी, वाणी मतलब बोल, जिसमें सिर्फ बोली हमें सुनाई देती है वही आकाशवाणी रेडियो है। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका राइट ऑप्शन। ज्ञान दर्शन, दर्शन मतलब देखना, तो ये टीवी से संबंधित है, टेलीविजन से संबंधित है। ज्ञानवाणी का उद्घाटन 7 नवंबर 2001 को
मुरली मनोहर जोशी जो उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री थे, उसके द्वारा उद्घाटन किया गया। और ज्ञान दर्शन जो दूरदर्शन है, इसकी शुरुआत 26 जनवरी 2000 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, प्रसार भारती व इग्नू द्वारा इसकी शुरुआत की गई। राज्य शिक्षा जो है ये राजस्थान सरकार की प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट है। और एडुसेट जो है ये GSAT-3 नामक एक कृत्रिम उपग्रह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद किससे मिलकर बनी है? RCSE व BRCF संस्थाओं से, RCEE व CDEO संस्थाओं से, BRCF व CDEO संस्थाओं से, या RCSE व RCEE संस्थाओं से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। RCE ऑप्शन डी में जो RCSE है, इसका मतलब है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, और RCE का मतलब है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। तो इन दोनों संस्थाओं से मिलकर समग्र शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद बनी है। और जो BRCF है, ये है खंड स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी होता है, और CDEO जो है ये जिला स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी होता है। अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान शिक्षा पर्यवेक्षण व्यवस्था के क्षेत्र में शामिल है पाठ्यक्रम व्यवस्था, मूल्यांकन व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अन्य जो इसके पर्यवेक्षण क्षेत्र जो है वो है विद्यालय व्यवस्था, परीक्षा परिणाम सुधार और परियोजना कार्य। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। बेस्ट ऑफ लक।